नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन से करंट गुजारने पर वो अपने अवयवों में टूट जाता है, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट कहते हैं तथा इस विलयन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट प्रायः अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन होते हैं। अकार्बनिक विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं तथा कार्बनिक विलयन विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बनिक विलयन वनस्पति तेल, अल्कोहल, स्पिरिट आदि होते हैं। एनोड पॉजिटिव रोड होती है जिसके द्वारा करंट इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलता है, जबकि कैथोड नेगेटिव रोड होती है जिसके द्वारा करंट इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करता है। कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि कैथोड की ओर गति करता है, जबकि एनायन नेगेटिव चार्ज होता है जो कि एनोड की ओर गति करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ को पानी में घोलने पर वो आयंस में टूट जाते हैं, जिसे आयनाइजेशन कहते हैं। वोल्टामीटर कांच या चीनी मिट्टी का पात्र होता है जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया की जाती है। फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 नियम दिए हैं। फर्स्ट लॉ के अनुसार इलेक्ट्रोड पे मुक्त हुए तत्वों का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करंट की मात्रा के समानुपाती होता है। M प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। प्रोपोर्शनल हटाने पर Z एक कांस्टेंट आता है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, जिसकी यूनिट kg पर कूलॉम होती है। यहाँ M मास, I करंट और T टाइम को दर्शाता है। फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के सेकंड लॉ के अनुसार एक ही मान की करंट अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से गुजारने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए तत्व का द्रव्यमान उनके केमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती होता है। M1 प्रोपोर्शनल टू W1, M2 प्रोपोर्शनल टू W2। जहां M1 M2 मुक्त हुए तत्व का द्रव्यमान है, जबकि W1 और W2 उनके केमिकल इक्विवेलेंट है। केमिकल इक्विवेलेंट तत्व का वो द्रव्यमान होता है जो हाइड्रोजन के एक भाग से जुड़ता या अलग होता है। इसे हम एटॉमिक वेट और वैलेंसी के रेशियो से भी दर्शाते हैं। वैलेंसी एक अणु के दूसरे अणु से जुड़ने की क्षमता होती है, जिसे हम संयोजकता भी कहते हैं। सिल्वर का केमिकल इक्विवेलेंट 108 और कॉपर का 32 होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पदार्थ का वो द्रव्यमान होता है जो 1 कूलम आवेश द्वारा विलयन से जुड़ता या मुक्त होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की यूनिट kg पर कूलॉम होती है। कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 0.33 kg पर कूलॉम होता है। किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन से करंट गुजारने पर वह अपने अवयवों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, मेटल प्यूरिफिकेशन, कैपेसिटर मेकिंग और EMF प्रोडक्शन में होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लोहा, पीतल आदि की सतह को सुरक्षित रखने के लिए नोबल मेटल की परत चढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है उसे कैथोड पर लगाया जाता है तथा जिसकी परत चढ़ाई जाती है उसे एनोड पर रखा जाता है तथा इलेक्ट्रोलाइट भी उसी धातु का होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु पर नोबल मेटल चढ़ाने के बाद उसे बफिंग क्रिया द्वारा चमकाया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अच्छी परत जमाने के लिए करंट का मान कम रखा जाता है। इलेक्ट्रोटाइपिंग में मोम या POP की नेगेटिव कॉपी पर कॉपर के अक्षर की परत चढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोटाइपिंग में मोम या POP प्लास्टर ऑफ पेरिस को चालक बनाने के लिए ग्रेफाइट पाउडर छिड़क दिया जाता है। मेटल प्यूरिफिकेशन में अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। इसमें अशुद्ध धातु की प्लेट को एनोड पर रखा जाता है तथा शुद्ध धातु को कैथोड पर प्राप्त कर लिया जाता है। हाई कैपेसिटेंस के कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं। सेल केमिकल एनर्जी को DC इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। यह फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिना लोड के सेल में मापी गई वोल्टेज EMF कहलाती है। लोड लगाने के बाद मापी गई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। PD = EMF - I.R, जहां I.R सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप है। EMF का मान हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से अधिक रहता है। इसका कारण सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। सेल का EMF कांस्टेंट रहता है। सेल के ग्रुप को बैटरी कहते हैं तथा बैटरी की कैपेसिटी क्षमता को एम्पियर आवर में नापा जाता है। एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है तथा बैटरी की एफिशिएंसी नीटा को डिस्चार्ज अपॉन चार्जिंग के रेशियो से दर्शाया जाता है। बैटरी की एफिशिएंसी 2 प्रकार की होती है, एम्पियर आवर एफिशिएंसी और वाट आवर एफिशिएंसी। वाट आवर एफिशिएंसी बराबर होता है एम्पियर आवर एफिशिएंसी इंटू डिस्चार्ज वोल्टेज अपॉन चार्जिंग वोल्टेज। बैटरी चार्जिंग मेथड 4 प्रकार के होते हैं, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज, ट्रिकल चार्जिंग, बूस्ट चार्जिंग मेथड। कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड में बैटरी को सीरीज में जोड़ा जाता है तथा स्टार्टिंग चार्जिंग करंट का मान बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता के 10वें भाग के बराबर रखा जाता है और जब बैटरी आधी चार्ज हो जाती है तब चार्जिंग करंट का मान घटा दिया जाता है। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड में बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तथा चार्जिंग वोल्टेज का मान सेल की वोल्टेज से अधिक रखा जाता है। ट्रिकल चार्जिंग में बैटरी को चार्जिंग करंट के 2 से 3% तक की करंट पर चार्ज किया जाता है। इसका यूज सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें हफ्तों तक का समय लगता है। जबकि बूस्ट चार्जिंग में अधिक करंट देकर बैटरी को शीघ्रता से चार्ज किया जाता है। अधिक EMF प्राप्त करने के लिए सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है। सेल के सीरीज में कुल EMF ET = NE होता है, जहां N नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और E सेल की EMF होती है।
सेल के सीरीज ग्रुप में कुल इंटरनल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू NR होता है तथा टोटल करंट I इज इक्वल टू ET अपॉन RT प्लस R होता है। अधिक करंट तथा अधिक टाइम तक करंट प्राप्त करने के लिए सेल को पैरेलल में जोड़ा जाता है। सेल के पैरेलल ग्रुप में कुल EMF ET इज इक्वल टू E होता है। सेल के पैरेलल ग्रुप में कुल प्रतिरोध RT इज इक्वल टू R अपॉन N होता है तथा टोटल करंट I इज इक्वल टू ET अपॉन RT प्लस R होता है। अधिक EMF तथा अधिक करंट अधिक समय के लिए प्राप्त करने के लिए सेल को मिक्स ग्रुप में लगाया जाता है। मिक्स ग्रुप में कुल EMF ET इज इक्वल टू NE होता है तथा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू NR अपॉन M होता है, जहां N सीरीज में तथा M पैरेलल में सेलों की संख्या होती है। सेल के मिक्स ग्रुप में टोटल करंट I इज इक्वल टू NME अपॉन NR प्लस MR होता है। सेल के मिक्स ग्रुप में अधिकतम करंट प्राप्त करने के लिए MR इज इक्वल टू NR रखा जाता है। केमिकल सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि सेकेंडरी सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तथा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जिसका मतलब है कि प्राइमरी सेल रिचार्जेबल नहीं होते हैं जबकि सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होते हैं। प्राइमरी सेल तुरंत EMF उत्पन्न करता है। प्राइमरी सेल के EMF तथा करंट का मान कम रहता है। प्राइमरी सेल 6 प्रकार के होते हैं, वोल्टिक, डैनियल, लेक्लांचे, ड्राई, मरकरी और सिल्वर ऑक्साइड सेल। सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है तथा इसके EMF और करंट का मान हाई होता है। सेकेंडरी सेल दो प्रकार के होते हैं, लेड एसिड सेल और अल्कलाइन सेल। और अल्कलाइन सेल भी दो प्रकार के होते हैं, निकल आयरन और निकल कैडमियम। वोल्टिक सेल प्राइमरी सेल होता है जिसकी पॉजिटिव रोड एनोड जो होती है कॉपर की बनी होती है तथा नेगेटिव प्लेट कैथोड जिंक की बनी होती है और इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जाता है तथा इसका EMF 1.08 वोल्ट होता है। वोल्टिक सेल में एनोड पर H2 गैस रिलीज होती है। सेल में करंट का फ्लो बाह्य परिपथ में एनोड से कैथोड की ओर होता है, जबकि सेल के भीतर करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की ओर होता है। प्राइमरी सेल में दो दोष होते हैं, लोकल एक्शन और पोलराइजेशन। लोकल एक्शन में जिंक की प्लेट में छोटे छोटे सेल बनने से ऊर्जा व्यय हो जाती है। जिंक की प्लेट में उपस्थित कार्बन के कण एसिड तथा जिंक से मिलकर छोटे छोटे सेल बनाते हैं। लोकल एक्शन को दूर करने के लिए जिंक की छड़ पर पारे की परत चढ़ा दी जाती है। जिंक की छड़ पर पारे की परत चढ़ाने की क्रिया को अमलगमेशन कहते हैं। पोलराइजेशन में एनोड पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होकर उसे कुचालक बना देते हैं। पोलराइजेशन दोष को दूर करने के लिए एनोड के चारों ओर पोरस पोर्ट में MnO2 पाउडर रखा जाता है। MnO2 H2 का ऑक्सीकरण कर H2O बनाता है। पोलराइजेशन दोष को दूर करने के लिए डीपोलराइजर MnO2, क्रोमिक एसिड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला तोता भी कहते हैं। डैनियल सेल एक प्राइमरी सेल होता है जिसमें कि दो तरह के बर्तन यूज किए जाते हैं, जिसमें एक बर्तन में एनोड को रखा जाता है तथा दूसरे बर्तन में कैथोड को रखा जाता है। एनोड कॉपर का बर्तन होता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है, जबकि कैथोड में जिंक का बर्तन यूज किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जाता है। डैनियल सेल का EMF 1.1 वोल्ट होता है जो कि कांस्टेंट रहता है। डैनियल सेल में डिपोलराइजर के रूप में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल यूज किए जाते हैं। इसमें लोकल एक्शन पोलराइजेशन दोष उत्पन्न नहीं होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम तक होता है, जो कि अधिक होता है। डैनियल सेल का यूज प्रयोगशालाओं में स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेक्लांचे सेल एक प्राइमरी सेल होता है। इसका एनोड कार्बन रोड होती है जबकि कैथोड जिंक रोड होती है और इलेक्ट्रोलाइट में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड यूज किया जाता है। इसका EMF 1.46 वोल्ट होता है तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम तक होता है। इसमें EMF रुक रुक के प्राप्त होता है, इसलिए इसका प्रयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जहां EMF रुक रुक के चाहिए होता है, जैसे कि घंटी, टेलीफोन आदि में। लेक्लांचे सेल का EMF 1.46 वोल्ट से 1 वोल्ट हो जाने पर सेल को रिकंडीशन किया जाता है। रिकंडीशन में पोरस पोर्ट को साफ किया जाता है तथा इलेक्ट्रोलाइट भी बदला जाता है। ड्राई सेल एक प्राइमरी सेल होता है जिसमें एनोड कार्बन रोड होती है तथा कैथोड जिंक का बर्तन होता है और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NH4Cl प्लस ZnCl2 और POP यूज किया जाता है। एनोड के चारों ओर डिपोलराइजर MnO2 कार्बन NH4Cl ZnCl2 के चूर्ण 10:10:2:1 में भरे जाते हैं। ड्राई सेल में कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है और इसका यूज टॉर्च, दीवार घड़ी आदि में किया जाता है। ड्राई सेल की क्षमता 0.084 से 5.6 एम्पियर तक होती है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.2 से 0.3 ओम तक होता है। बुनसन सेल एक प्राइमरी सेल होता है जिसका एनोड कार्बन रोड होती है और कैथोड जिंक का सिलेंडर होता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जाता है और इसका EMF 1.9 वोल्ट होता है। इसमें डिपोलराइजर का कार्य HNO3 करता है। HNO3 को सेरे का अम्ल भी कहते हैं। बुनसन सेल में नाइट्रोजन पर ऑक्साइड गैस निकलती है जो कि हानिकारक होती है। मरकरी सेल को बटन सेल भी कहते हैं। मरकरी सेल में एनोड निकेल आलेपित स्टील या स्टेनलेस स्टील होता है। कैथोड प्योर जिंक होता है और इसका EMF 1.4 वोल्ट होता है।
इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है और डिपोलराइजर के रूप में HGO मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं। मरकरी सेल का यूज़ सूक्ष्म उपकरणों में करते हैं जैसे कि कलाई घड़ी में। सिल्वर ऑक्साइड सेल भी मर्क्यूरी सेल के समान होता है, बस इसमें डिपोलराइजर HGO मर्क्यूरिक ऑक्साइड के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड Ag2O का यूज करते हैं। इसका EMF 1.5 वोल्ट होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल उच्च दक्षता, महंगा तथा बटन के आकार का होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल का यूज लगातार कर सकते हैं। इसका यूज लघु आकार के डिजिटल उपकरणों में किया जाता है। लेड एसिड सेल एक सेकेंडरी सेल होता है जिसका एनोड PbO2 लेड पर ऑक्साइड होता है, जबकि कैथोड शुद्ध लेड या स्पंजी लेड Pb का बना होता है तथा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जाता है। इसका EMF नो लोड पर 2.2 वोल्ट होता है जबकि लोड पर 2 वोल्ट होता है। लेड एसिड सेल का पात्र कठोर रबड़ का बना होता है। लेड एसिड सेल में हमेशा ऋण प्लेटों की संख्या धन प्लेटों की संख्या से अधिक रखी जाती है तथा दोनों प्लेटों में रेड लेड Pb3O4 की लुगदी जमा दी जाती है। लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है जो कि 2 ओम होता है। सेल की करंट देने की क्षमता इलेक्ट्रोडों की संख्या तथा उनके आकार पर निर्भर करती है। लेड एसिड बैटरी की एम्पियर आवर एफिशिएंसी 90 से 95% तक होती है जबकि वाट आवर एफिशिएंसी 80 से 85% तक होती है। लेड एसिड सेल का फुल चार्ज अवस्था में स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.28 होती है। इसे 1250 से 1280 के बीच में भी दर्शाया जाता है तथा फुल चार्ज अवस्था में EMF 2.1 वोल्ट पर सेल होता है। फुल डिस्चार्ज अवस्था में स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 होती है। यह 1110 से 1170 के बीच होती है तथा EMF 1.8 वोल्ट पर सेल होता है। लेड एसिड सेल की प्लेटें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्लांटे टाइप और फ्यूरे टाइप। प्लांटे टाइप प्लेट कई बार चार्ज व डिस्चार्ज करके बनाई जाती है, इसका यूज अधिक किया जाता है, जबकि फ्यूरे टाइप प्लेट लेड के बने खानों में लेड ऑक्साइड और एंटीमनी की मिश्र धातु के पेस्ट को भरा जाता है। लेड एसिड सेल में 4 चरणों में केमिकल रिएक्शन होती है, फॉर्मिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग। फॉर्मिंग क्रिया सेल में डाइल्यूट H2SO4 भरते ही स्टार्ट हो जाती है। चार्जिंग क्रिया के लिए डाइल्यूट H2SO4 अम्ल भरने के 10 से 12 घंटे बाद DC सप्लाई से जोड़ा जाता है। चार्जिंग क्रिया के फलस्वरूप सेल का एनोड PbO2 का तथा कैथोड स्पॉन्जी लेड Pb का बन जाता है, जिससे एनोड का कलर डार्क ब्राउन हो जाता है तथा कैथोड का ग्रे हो जाता है, जबकि पूर्ण डिस्चार्ज सेल में लेड सल्फेट बनने के कारण दोनों प्लेटों का रंग सफेद हो जाता है। लेड एसिड सेल की चार्जिंग कंडीशन की जांच करने के लिए 3 विधियां होती हैं: हाइड्रोमीटर, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर और गैस डिस्चार्ज। हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापता है। हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर बैटरी पर लोड डालकर उसकी टर्मिनल वोल्टेज बताता है और ये अधिक विश्वसनीय होता है। बैटरी चार्जिंग की रेट 10 एम्पियर आवर से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा डिस्चार्जिंग रेट 25 एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट का तल प्लेटों से लगभग 0.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। सेल के ग्रुप को बैटरी कहा जाता है। लेड एसिड सेल में 4 दोष होते हैं: सेडिमेंटेशन, कोरोजन, बकलिंग और सल्फेशन। सेडिमेंटेशन में अधिक अशुद्धियां तली में एकत्रित होकर प्लेटों को शॉर्ट सर्किट कर देती हैं। सेडिमेंटेशन दोष को दूर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट में डिस्टिल वाटर मिलाया जाता है। कोरोजन दोष में सेल के कॉन्टेक्ट पॉइंट पर ऑक्साइड की सफेद या नीली परत जमकर उसे कुचालक बना देती है। कोरोजन दोष को दूर करने के लिए सेल के कॉन्टेक्ट पॉइंट को गर्म पानी से धोकर ग्रीस लगाना चाहिए। बकलिंग दोष में सेल को अधिक करंट से चार्ज या डिस्चार्ज करने पर प्लेटें मुड़कर शॉर्ट सर्किट हो जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए सेल को 6 एम्पियर से अधिक करंट पर आवेशित नहीं करना चाहिए तथा 25 एम्पियर से अधिक करंट पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। सल्फेशन दोष में सेल 1 वीक तक यूज नहीं करने पर प्लेटों का लेड सल्फेट हार्ड हो जाता है। इस दोष के कारण सेल की रिचार्जिंग कठिन हो जाती है। इस दोष से बचने के लिए सेल को हर वीक चार्ज और डिस्चार्ज करना चाहिए। सेल में सल्फेशन दोष उत्पन्न होने पर उसे निम्न करंट 1 एम्पियर से लंबे समय तक चार्ज करना चाहिए, जिसे हम ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। अल्कलाइन सेल सेकेंडरी सेल होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: निकेल आयरन सेल और निकेल कैडमियम सेल। अल्कलाइन सेल में सल्फेशन, कोरोजन और बकलिंग टाइप के दोष नहीं होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मात्रा में सेडिमेंटेशन दोष होता है तथा इसमें कोई गैस रिलीज नहीं होती है। पूर्ण डिस्चार्ज अवस्था में इसका EMF 1.1 वोल्ट पर सेल होता है। अल्कलाइन सेल की आयु लेड एसिड सेल से अधिक रहती है। ये अधिक विसर्जित अवस्था में रह सकता है और इसका एम्पियर आर भी कम होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है जबकि इसका चार्जिंग टाइम कम होता है। इसकी एफिशिएंसी 80% तक होती है। निकेल आयरन सेल को एडिशन सेल भी कहते हैं। ये एक क्षारीय अल्कलाइन सेल होता है। निकेल आयरन सेल का पात्र स्टील का होता है जिसपे निकेल आलेपित रहता है। निकेल आयरन सेल का एनोड निकेल आलेपित स्टील होता है जिसपे निकेल हाइड्रेट की लुगदी भरी रहती है तथा कैथोड आयरन हाइड्रेट FeOH का होल ट्वाइस का बना होता है और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। इसका EMF 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक होता है। निकेल कैडमियम सेल की संरचना निकेल आयरन सेल के समान होती है। इसका एनोड निकेल का होता है और कैथोड कैडमियम का बनाया जाता है तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध निकेल आयरन से कम होता है। इस वीडियो में अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।